आपका। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अब खबर है, नए भारत के ग्रोथ इंजन एमओयू साइनिंग सेरेमनी आज है। यूपी सरकार और मैक्सिको सरकार के बीच एमओयू होगा। शाम 4 बजे 5 कालिदास आवास पर सेरेमनी होगी। तो यूपी और मैक्सिको सरकार के बीच एमओयू शाम 4 बजे 5 कालिदास मार्ग पर यह सेरेमनी है। विशेष ये पूरा कार्यक्रम है। नए भारत के ग्रोथ इंजन एमओयू साइनिंग सेरेमनी है आज। तो यूपी सरकार और मैक्सिको सरकार के बीच ये एमओयू साइन होना है। शाम 4 बजे 5 कालिदास मार्ग पर यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सीएम आवास पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। भारत के नए ग्रोथ इंजन एमओयू साइनिंग सेरेमनी है, जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और महत्व रखती है। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश का भी अहम योगदान है। और इसी के साथ सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और ये पूरा एमओयू साइनिंग का कार्यक्रम, सेरेमनी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित है। ये अपने आप में खास है। आज यूपी और मैक्सिको सरकार के बीच एमओयू होगा। इस एमओयू के माध्यम से कई रास्ते भारत के लिए नए खुलते नजर आएंगे आने वाले समय में। शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। 5 कालिदास मार्ग पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित है। तो ग्रोथ इंजन एमओयू साइनिंग सेरेमनी है आज, जहां आज एमओयू साइन किया जाएगा यूपी और मैक्सिको सरकार के बीच। अपडेट ले लेते हैं, हमारे एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज साइनिंग सेरेमनी है और भारत और उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मैक्सिको सरकार के साथ एमओयू? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में $5 ट्रिलियन उसमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा कराए। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे निवेशकों से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, तो उत्तर प्रदेश उसमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा कराए। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे निवेशकों से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश नीति 2023-24 उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, जिसमें बहुत सारी सहूलियतें निवेशकों को उत्तर प्रदेश में दी गई हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही। यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो करीब 35 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव थे वो आए थे। अब लगातार उन पर एमओयू साइन हो रहे हैं, मतलब सीधे तौर पर उनको जमीन पर उतारने की तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जल्द ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। उसमें ऐसे प्रस्ताव जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आए थे, उनके एमओयू साइन करके उनका धरातल पर काम शुरू किया जाना है, जिसको लेकर आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैक्सिको सरकार के साथ एमओयू साइन करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, साथ ही साथ मैक्सिको सरकार का प्रतिनिधिमंडल जो कि इस समय उत्तर प्रदेश आया हुआ है, वो भी मौजूद रहेगा। इस एमओयू के दौरान दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ जो सहयोग होगा, जो सब्सिडी होगी, जो रियायतें उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2023-24 के तहत दी जा रही हैं, उन बहुत सारी विषयों को लेकर डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान करेंगे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़े पैमाने पर लैंड मौजूद है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन बड़े पैमाने पर हैं, सबसे ज्यादा नदियां बड़े पैमाने पर हैं, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड युवा हैं वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हो। सबसे बड़ी बात, सस्ता श्रम उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। तो जो कंपनियां हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब दूसरे देशों की जो सरकारें हैं वो भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कहीं न कहीं आकर्षित हो रही हैं। जहां भारत दुनिया में एक बेहतर डेस्टिनेशन निवेश के लिए बन रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भारत में बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि यह कार्यक्रम शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगा, जिसके जरिए दोनों सरकारों के बीच विभिन्न जो समझौते हुए हैं उसमें एमओयू साइन होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि वो योजनाएं और परियोजनाएं जिनको लेकर ये एमओयूज हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंटेशन शुरू कराया जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए, एक बेहतर और नए विकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरे तरीके से तैयार है और विदेशों को भी आकर्षित कर रहा है। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है, गौरव का ये क्षण होगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इसके। बहुत शुक्रिया आपका।
बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अगली खबर, विधानसभा के डिजिटल कॉरिडोर का कल उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गैलरी की दीवारों पर लगी होंगी ऐतिहासिक क्षणों की फोटो, तो विधानसभा के इतिहास का चित्रण किया गया है। तो विधानसभा के डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन होगा कल। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, सीएम योगी आदित्यनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस गैलरी की दीवारों। लखनऊ से अगली खबर, भोजपुरी महोत्सव का आयोजन आज राजधानी के विश्वेश्वरैया हॉल में कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया है। भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर सिंह समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है, कई दिग्गज इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं इस भोजपुरी महोत्सव में, जिसका लुत्फ सभी उठा पाएंगे। तो राजधानी के हॉल में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन का भी आयोजन है इस दौरान। गाजियाबाद से अब खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। 122 जिला पंचायत सदस्य को दिया जाएगा प्रशिक्षण। पंचायत सदस्य को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण मिलेगा। उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। तो समापन सत्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन में होगा 2 दिवसीय कार्यक्रम। तो गाजियाबाद में बीजेपी के दिग्गजों की जमघट, जहां समापन सत्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन में होगा 2 दिवसीय कार्यक्रम। प्रयागराज से अब खबर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का खास दौरा। आज दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे स्वतंत्र देव सिंह। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। बेगम बाजार में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण करेंगे। तो भागवतपुर में ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो प्रयागराज का खास दौरा है स्वतंत्र देव सिंह का, विशेष ये दौरा, और इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम हैं। पदाधिकारियों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। लखनऊ से अब खबर है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी भी जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने आज अहम बैठक बुलाई है इसी के मद्देनजर, जहां पदाधिकारियों के संग वो बैठक करने वाले हैं। बैठक के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लगातार बैठकों के जरिए मंथन हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, और इसी के चलते आज भी अखिलेश यादव ने ये बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पदाधिकारियों के साथ वो बैठक में हिस्सा लेंगे और बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। रणनीति को लेकर मंथन करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज से अब खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। सरकारी गनर की कार्बाइन से हुई है फायरिंग, जहां शूटर गुलाम ने कार्बाइन से की थी फायरिंग, जहां एफएसएल रिपोर्ट में फायरिंग का खुलासा हुआ है। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या। गोलीबारी में 2 सरकारी गनर भी मारे गए थे। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि शूटर गुलाम की कार्बाइन से फायरिंग हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा, 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या। प्रयागराज से अगली खबर, कमलेश तिवारी हत्याकांड में आज सुनवाई होगी। हत्याकांड में आज भी किरण तिवारी की गवाही होगी। पत्नी किरण तिवारी की कल भी गवाही हुई थी, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट में किरण तिवारी की गवाही होगी। गोली मारकर कमलेश तिवारी की हत्या का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो हत्याकांड में आज भी होगी किरण तिवारी की गवाही। कमलेश तिवारी हत्याकांड का ये पूरा मामला।
गाजियाबाद से अब खबर, रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी से ठगी, फ्लैट बेचने के नाम पर 10 लाख की ठगी की गई है। प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों ने इस ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। तो गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र की ये पूरी घटना, रिटायर्ड अधिकारी से ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने पर यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति चल रही है, जिसमें सब कुछ कानून से चलता है। कानून देख रहा है कि किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, इसलिए साक्ष्यों को मानना ही पड़ेगा और साक्ष्यों को ना मानने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। कुछ जो है कानून पर चलता है। कानून ये देख रही है कि किसके साक्ष्य मिल रहे हैं और साक्ष्यों को मानना ही पड़ेगा और ना मानने वालों के लिए सजा मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद वो स्थान देखा है। ज्ञानवापी का नंदी है, उनका मुंह भी उधर ही है। उधर मुंह होने का क्या कारण है? क्योंकि नंदी तो उधर जा नहीं पाए, वो बीच में से ही दीवार उन्होंने खड़ी कर दी है ज्ञानवापी में, तो वो नंदी उधर नहीं जा पाए हैं और उनका मुंह उधर ही है। इसका मतलब है शिवलिंग वहां पर है और हमारे सारे सबूत मिल रहे हैं। इतने पर भी यदि कुछ लोग इस तरीके की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद है, ये बहुत बड़ी गलत बात है, जिसमें सब कुछ। गाजियाबाद से अब खबर, इमारत की सफाई करते हुए हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। थाना मोदीनगर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सफाई करते वक्त बड़ा हादसा हुआ है, एक मजदूर की मौत हुई है। शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली पूर्वी यमुना नहर में नहाने गए 4 युवकों में से एक युवक लापता हो गया। युवक के नहर में डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने गोताखोर बुलाकर युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक नहर में लापता युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल कांधला थाना क्षेत्र के गाँव खंद्रावली की सीमा से सटे गाँव एरटी निवासी अपने अन्य 3 साथियों के साथ खंद्रावली के दुर्गा मंदिर के समीप पूर्वी यमुना नहर के घाट पर नहाने के लिए आया था। नहर में नहाने उतरे चारों दोस्तों में से एक गोलू नहर तेज बहाव में बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह गहरे पानी में बहता चला गया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने स्तर पर युवक की तलाश की। नहर में डूबे युवक के साथियों ने परिजनों के साथ पुलिस को मामले की सूचना देकर मौके पर बुला लिया है। घटना को लेकर मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। थाना प्रभारी समय पाल अत्री ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर नहर में लापता हुआ युवक की तलाश शुरू कर दी है। बच्चे नहाने के लिए आए थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। कल विधान भवन में होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी और मंत्री सुरेश खन्ना रहेंगे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल होंगे। सभी दलों के नेताओं से शांतिपूर्ण सत्र के लिए मांगेंगे सहयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई रूल बुक तैयार। तो यूपी विधानसभा के इसी सत्र से लागू होंगे बदलाव। 7 दिन का नोटिस देकर बुलाया जा सकेगा सत्र। विधानसभा का प्रश्नकाल दोपहर बाद भी हो सकेगा। यूपी विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बदलेगी। नई प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली लागू होगी। तो यूपी विधानसभा मानसून सत्र 7 दिन का नोटिस, लेकिन उससे पहले बड़ी बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक, जिसमें चर्चा की जाएगी सत्र से पहले। तय हो गई इंडिया की तीसरी बैठक। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। विपक्षी दलों की बैठक की तारीख तय हो गई है। तो INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में होगी। बैठक में हिस्सा लेंगे विपक्षी दलों के दिग्गज नेता। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी बैठक मुंबई में होगी। 31 तारीख निर्धारित की गई है। 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में होगी बैठक।
जहां विपक्षी गठबंधन के 21 दल बैठक करेंगे। इस बैठक में चर्चा की जाएगी, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। तो पहली बैठक में जहां गठबंधन तैयार हुआ, दूसरी बैठक में इस गठबंधन को नाम दिया गया INDIA, इंडिया नाम दिया गया है। और तीसरी बैठक जो कि मुंबई में होने जा रही है, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है ये देखना खास रहेगा। लेकिन बड़ी ये बैठक है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। इस बैठक के दौरान विपक्षी एकता को और ज्यादा एकजुट करने का प्रयास भी किया जाएगा। और इसके मद्देनजर तारीख को लेकर मंथन चल रहा था, जो कि तारीख अब सामने आ गई है। 31 अगस्त और 1 सितंबर तारीख निर्धारित की गई है इस बैठक के लिए। तो पटना, बेंगलुरु और इसके बाद मुंबई में अब ये बैठक होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, पहली बैठक में गठबंधन बना, दूसरी में नाम मिला, तीसरी में क्या? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों की बैठक की अगली जो तारीख है वो तय हो गई है और तीसरी बैठक 31 अगस्त से शुरू होगी और 1 सितंबर को ये बैठक खत्म हो जाएगी और मुंबई में ये बैठक बताया जा रहा है क्योंकि और बैठक में तमाम जो विपक्षी दलों के दिग्गज चेहरे हैं और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में चूंकि ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सके। और सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के लिए ये है कि आखिर विपक्षी दलों अगर एक पक्ष पर विपक्षी दल आते भी हैं तो इनके लिए पीएम पद का चेहरा कौन होगा, यानी कि कौन किसको आगे कर ये तमाम विपक्षी दल चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही अभी भी कहीं न कहीं अंदर खाने मतभेद थोड़ी बहुत जरूर चल रही है विपक्षी दलों के बीच और उसको सुलझाने की जो मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के सांसदों को किसी भी तरीके से इस गठबंधन से घबराने की जरूरत नहीं है, पहले भी ऐसे गठबंधन हुए हैं। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि जब ये बैठक होती है उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है आमतौर पर ब्रीफिंग के लिए, तब क्या कुछ इसमें रणनीति बनती है। फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस बैठक में अब नई चर्चा किस मुद्दे को लेकर होती, खास तौर से ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। वाराणसी से अब बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की कार्रवाई का ये पूरा मामला। ज्ञानवापी में आज फिर हो रहा है एएसआई सर्वे, 2 पालियों में होगा ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे। 4 हफ्तों तक लगातार जारी रहेगा एएसआई सर्वे। तो परिसर के कोने कोने का वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी। एएसआई टीम द्वारा परिसर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, तीनों हिस्सों का बारीकी से सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष भी एएसआई सर्वे की कार्रवाई में शामिल है। तो ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है, आज भी ये सर्वे हो रहा है, 2 पालियों में सर्वे हो रहा है और परिसर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो मुस्लिम पक्ष भी एएसआई सर्वे की कार्रवाई में शामिल है, दोनों पक्षों के अधिवक्ता भी परिसर के अंदर मौजूद हैं। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का कार्रवाई आज भी जारी है। ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि 4 हफ्ते लगेंगे कि 2 हफ्ते में हो सकता है कि ये कितना समय लगेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्वे का काम शुरू हो गया। ये एक बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक सर्वे है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, ये जो वेस्टर्न वॉल है इसकी एज कितनी है और क्या ये कोई नया कंस्ट्रक्शन है जो औरंगजेब ने 1669 में बनाया था या उससे पहले से बनी हुई इमारत है। इसके नीचे जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जीपीआर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली हैं और जैसे जैसे सर्वे प्रोसीड करेगा, प्रोग्रेस करेगा, वील कीप ब्रीफिंग। तो कोर्ट का आर्डर है तो आर्डर वो भी करना ही करना है हम लोगों को। तो हर दिन जो सर्वे की टीम रहेगी तो हर दिन आपकी अब हर दिन डिसाइड किया जाएगा, पूरे 3 दिन कौन रहेगा यहाँ पर काम का। तो चाबी नहीं दी गई थी, आज चाबी मिलेगी? अरे तो अब ये तो कमेटी बताएगी भाई, हम तो बुलाइए ना, हम क्या बताएंगे। मायन पुण्ना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आज हम लोग को बहुत उम्मीद है कि बहुत और कुछ मिल सकता है। आज जिस तरीके से दिन आगे बढ़ रहा है, ज्ञानवापी का सच तेजी से सामने आ रहा है।
आने दीजिए ना, अच्छा है ना हम लोग के हक में, और तरह तरह का मतलब हम लोग को मिलेगा, अच्छी बात है। बात है 12:30 बजे है, एक जो है आफ्टर लंच 4:30 बजे। अंजुमन इंतजामिया सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं, ऐसा पता है, और सहयोग करेंगे। तो करीब 30 साल पुराना ये पूरा विवाद ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी, और इस विवाद में ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। इस विवाद की जड़ क्या है वो आपको एक बार बता देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया था और मंदिर का एक हिस्सा तोड़ मस्जिद बनाए जाने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। लखनऊ से अब बड़ी खबर, संदिग्ध आतंकी अहमद रजा एटीएस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है। 14 दिन के लिए एटीएस कस्टडी रिमांड में अहमद रजा। रिमांड में रजा को सहारनपुर, मुरादाबाद, जम्मू कश्मीर ले जाएगी एटीएस की टीम। तो मुरादाबाद में छिपाई पिस्टल की बरामदगी का प्रयास पर जालसाजी करते थे ये विजेंद्र प्रभाकर, अजय कुमार, चंद्रसेन की गिरफ्तारी। कई विभागों को कूटचित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो सचिवालय प्रवेश पत्र, वन विभाग का आईडी कार्ड बरामद हुआ है। 2017 से विजेंद्र पाठक चला रहा था गिरोह। थाना सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो 3 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। लखनऊ से अगली खबर, मछली पालन के नाम पर लाखों की ठगी। माउंटेन एलियांस कंपनी बनाकर ठगी कर रही थी। तो निवेशकों को अधिक लाभ का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। कंपनी ने कई निवेशकों से लाखों की ठगी को अंजाम दिया। जालसाज महिला डायरेक्टर तारा चौहान अरेस्ट। पूर्व में विश्वनाथ निरंजन की हो चुकी है गिरफ्तारी। विभूति खंड पुलिस 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो मछली पालन के नाम पर लाखों की ठगी। विभूति खंड पुलिस 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो मछली पालन के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया है। माउंटेन एलियांस कंपनी बनाकर ठगी की गई है। नोएडा से अब खबर, बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। पॉपुलर होटल के 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाम होते ही आसपास के ढाबों पर पिलाई जाती है शराब, जिसके चलते अक्सर सेक्टर 15 में होता है बवाल। तो नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 पक्षों में मारपीट और बवाल हुआ है और किस कदर हाथापाई हुई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो शाम होते ही आसपास के ढाबों पर शराब परोसी जाती है इस तरीके से, जिसके चलते अक्सर सेक्टर अपडेट लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट? देखिए किस तरीके से शाम होते होते इस तरीके से हाथापाई होती है, अक्सर ऐसा होता है क्या? क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नोएडा कमिश्नरेट के अंदर आधे घंटे सेक्टर 15 के अंदर बवाल होता है, मारपीट होती है और कहीं ना कहीं पूरा विवाद जो है बाइक खड़ी करने को लेकर पॉपुलर होटल के सामने सारा खेल चलता है। हालांकि लात घूंसे जमकर मारपीट होती है। लगभग आधा दर्जन लोग इस मामले में मारपीट करते हुए सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें दिखाई देते हैं। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि रात होते ही आसपास के जो ढाबे हैं यहाँ पर उन पर शराब पिलाई जाती है और शराब पिलाने के बाद कहीं ना कहीं इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। हालांकि ये थाना फेज 1 क्षेत्र का मामला है। पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती करती नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि 2 पक्षों में मारपीट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जाए
कि बुरी तरीके से मारपीट होती है, हाथों में ईंट दिखाई देती है और कहीं ना कहीं मारपीट के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हालांकि पुलिस की जो गश्त है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है वो कहाँ पर है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से आधे घंटे तक ये बवाल होना एक बड़ी बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए शराब के नशे में अक्सर ऐसी घटनाएं जो हैं सामने आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। हाथरस से अब खबर, भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की जोरदार टक्कर। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस के सहपऊ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 5 श्रद्धालु इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है। कई घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस के सहपऊ थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की जोरदार टक्कर हुई है। तो हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हाथरस के सहपऊ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तेज रफ्तार अक्सर ही बड़े हादसों को न्योता देती है, और एक और ये हादसा हाथरस से हुआ है, जहां तेज रफ्तार की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं इस हादसे में। सात अगस्त से इंद्रधनुष, 12 अगस्त तक इंद्रधनुष अभियान जिले में चलाया जा रहा है। जिले के सभी लोगों से अपील की जा रही है कि 5 साल उम्र तक के बच्चों का टीकाकरण कराएं और कोई भी बच्चा इस कार्यक्रम में छूट ना पाए। टीकाकरण करवाने से कई जानलेवा बीमारियों में फायदा मिलता है। इसको लेकर जिले के हर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है और अपने बच्चों को तमाम जानलेवा बीमारियों से निजात दिलाई जा सकती है। इस बार भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे और विशेष रूप से मेरी माटी मेरा देश ये अभियान चलेगा। इसकी सभी तैयारियां हो रही हैं और 9 तारीख से लेकर के लगभग 23 तारीख तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम जनपद स्तर पे रहेंगे। उसके बाद लखनऊ और फिर दिल्ली में भी हमारे जनपद से भी प्रतिनिधि मंडल जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से ये है कि सभी गांव में तालाबों के किनारे वृक्षारोपण स्थलों पर और ग्राम वनों की स्थापना जो 15 अगस्त तक होना निश्चित है। इस बार अगस्त से 12 अगस्त के बीच में प्रथम चरण, 11 सितंबर से 16 सितंबर तक द्वितीय चरण और 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक तृतीय चरण चलेगा। इसमें हम उन बच्चों या गर्भवती महिलाओं को आच्छादित करते हैं जो किसी वजह से टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। तो हमारे मिशन इंद्रधनुष में हम सत्र भी ऐसे स्थानों पे ज़्यादातर आयोजित करते हैं जो हमारे लिए दुर्गम हो। झांसी मंडल आय अर्जन, नए व्यापार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गाड़ियों को गति प्रदान करने में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बता दें कि यह उत्तर मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण मंडल है जो देश के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग एवं पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़कर रेलों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश में आधारभूत रेल संरचना को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वर्तमान में राज्य में 1,66,000 करोड़ से अधिक की 5,407 रेल परियोजनाएं चल रही हैं। इस साल के बजट में उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 17,507 करोड़ का आवंटन मिला है और राज्य में 156 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। वास्तव में अभी जो बारिश नहीं हो रही थी और अचानक इतनी अधिक बारिश होने से गुरुसाहिब नगर में और बस्तियों में इतना अत्यधिक पानी एक साथ आ गया, जिससे इतना बड़ा संकट हो गया कि वास्तव में जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी थे
या वास्तव में जो मोहल्लों में कच्चे मकान